हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम केमिस्ट्री में एक बहुत ही ज़बरदस्त बेसिक चीज़ देखने जा रहे हैं जिसका नाम है परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। अक्सर आप ये कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कठिन है या फिर फिज़िक्स बहुत ज़्यादा कठिन है, तो उसके पीछे कारण क्या है मालूम है आपको। अगर कोई भी सब्जेक्ट कठिन लगता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको उसका बेसिक चीज़ नहीं मालूम होता। शुरुआत से ही क्या क्या उसमें ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए, वो सब सारी बातें आपको मालूम नहीं होती है, जिसके कारण से कोई भी सब्जेक्ट कठिन हो जाता है। अब वही बात ही उठती है कि क्या बेसिक चीज़ होता क्या है, ठीक है, क्या होता है जिसके आधार पर हम किसी सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो देखो, बेसिक चीज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जड़ से जानना, शुरुआत से जानना, उसका बेसिक चीज़ है। और बेसिक चीज़ें समझ में तभी आती है जब आपको वो चीज़ समझाया जा रहा हो, तो उसके लिए आपके दिमाग में उसके प्रति कोई ना कोई इमेजिनेशन फॉर्म बनना चाहिए। अब देखो, इमेजिनेशन फॉर्म जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपका दिमाग समझ नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति क्या है कि इमेज को बहुत जल्दी समझता है। इसलिए चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आपने इमेजिनेशन फॉर्म में नहीं पढ़ा आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो बेहतरीन तरीका होता है कि आप इमेजिनेशन फॉर्म बनाइए, बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो काल्पनिक हो चाहे रियल हो। जब तक आप इमेजिनेशन फॉर्म नहीं बनाएंगे, आपको स्टडी या फिर पढ़ाई या फिजिक्स या केमिस्ट्री आपको समझ में आने वाला नहीं है। चलिए, एक मैं कोशिश करता हूँ कि इमेजिनेशन फॉर्म कैसे होता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि घोड़ा, तो घोड़ा जो है आपको दिखना चाहिए। ये देखिए, आपके दिमाग में ये इमेज बनना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि बंदर, ओह देखिए कितना प्यारा सा बंदर आ गया, तो ये बंदर का जो है इमेज आपके दिमाग के बनना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि शेर की कल्पना करो, तो शेर की कल्पना करो, तो जैसी शेर की, ओ तेरी की, ये आ गया, देखिए आपके पास ये शेर आ गया, काफ़ी डेंजर शेर है। तो ये सारे के सारे इमेजिनेशन फॉर्म आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो अब आज हम पढ़ने वाले परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो इस चीज़ को समझने के लिए भी मैं भी पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि आपको किसी न किसी इमेजिनेशन फॉर्म में चीज़ों को दूं, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से कोई ना कोई इमेजिनेशन फॉर्म करेंगे। तो मैं आपको पूरी तरह से मदद करने के तैयार हूँ। फ़र्क इतना है कि आपको बहुत ही कॉन्स्टेंटली, बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियोस को देखना होगा और एक एक चीज़ को बहुत ही इंजॉय के साथ समझना होगा। तो चलो, सबसे पहले हम समझने वाले हैं परमाणु क्रमांक के बारे में। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसको जानने से पहले हम एक छोटी सी संरचना देख लेते हैं। ये देखिए, परमाणु की संरचना में आपको मिलेगा ये परमाणु का मध्य भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इसके चारों ओर ये देखिए, ये उसकी वृत्ताकार कक्षाएं होती है। अब ये सबको पता है कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ये सारी कक्षाओं में इस प्रकार से वितरित रहते हैं। और वो किस प्रकार से वितरित है तो यह सबको मालूम है, ठीक। अब देखिए, अब जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि भाई किसी ने बोला कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो बताइए आपके दिमाग में क्या आता है। अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो मान के चलिए कि आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इमेजिनेशन फॉर्म में कैसे पढ़ना होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। जब आपको ये कहा जाए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको ये कहा जाता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है। यस, जब आपको बोला जाए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सोडियम के पास 11 परमाणु प्रोटॉन है, ठीक है। तो जब भी परमाणु क्रमांक बोलेंगे तो आपके दिमाग में आएगा प्रोटॉन कितने होंगे, सोडियम में 11 होंगे। उसी प्रकार से जैसे कहा गया कि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आर्गन के पास 18 प्रोटॉन होंगे। और वो प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, वो प्रोटॉन यहाँ नाभिक में होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्रमांक का मतलब होता है क्या है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या ही होती है। तो ये अच्छी तरह से आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे कि देखिए, मैंने फिर बोला कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो आपके दिमाग पे तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यस, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन होंगे। तो इस प्रकार से हम अब परिभाषित करने जा रहे हैं कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। परमाणु क्रमांक को हम इंग्लिश में एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो जिस हिसाब से मैंने समझाया उस हिसाब से परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी। किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, यहाँ पर देखिए ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, उसी प्रोटॉनों की संख्या को हम उस तत्व का
परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात परमाणु क्रमांक बोलिए या फिर प्रोटॉनों की संख्या बोलिए, दोनों का सेम अर्थ होता है। इस परमाणु क्रमांक को हम परमाणु संख्या के नाम से भी जानते हैं और परमाणु क्रमांक को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, Z से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या सार निकला वो देखिएगा। तो स्पष्ट है कि परिभाषा के अनुसार से प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाता है अपने पास, परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर Z बराबर P लिख सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे, नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से बैक करके समझिए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब देखिए, एक होता है कि परमाणु जब उदासीन अवस्था में होता है। अब यहाँ पर फिर से आपको समझना होता है कि भाई ये उदासीन अवस्था क्या है सर। तो उदासीन अवस्था कुछ और नहीं बेटा, उदासीन अवस्था का मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट किसी को ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तब उस स्थिति में देखिए हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ ना सोडियम को, तो यहाँ पर किसी प्रकार के उसके ऊपर कोई ना धन चिन्ह लिखा हुआ है ना ही कोई ऋण चिन्ह लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि इसने ना किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है ना किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। उस स्थिति में इस परमाणु की इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, उसकी उदासीन अवस्था कहते हैं। अब देखिए, उदासीन अवस्था में क्या होता है कि बहुत ही बड़ा बेसिक चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। अगर परमाणु उदासीन अवस्था में है तो परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या रहती है सदैव इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जी हाँ, क्योंकि उस स्थिति में ना तो इलेक्ट्रॉन दिया गया है ना ही इलेक्ट्रॉन लिया गया है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या उस स्थिति में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। तो आप यूँ कह सकते हैं कि Z बराबर P तो पहले से था और उसके बराबर आप E भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने अभी परमाणु क्रमांक को समझा इमेजिनेशन फॉर्म में, वैसे ही हम समझने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान को समझने वाले हैं। एक बार उसे परमाणु द्रव्यमान को समझने के लिए एक बार फिर से हम देखते हैं परमाणु की संरचना की ओर ध्यान देते हैं। ये नाभिक हो गया और इसके चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं हो गई हैं और हमको पता है कि इसके नाभिक में प्रोटॉन होता है और साथ में होता है न्यूट्रॉन होता है। अब हम समझेंगे परमाणु द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप एटॉमिक मास भी कहते हैं। वो होता क्या है परमाणु द्रव्यमान? देखिए, परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परमाणु का एक संरचना है जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। यदि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को हम जोड़ देते हैं तो आपके पास जो आंसर निकल करके आता है वही क्या कहलाता है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात परिभाषित रूप में आप इसे कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात नाभिक में P और N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को ही क्या कहा जाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा। सो सिंपल। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही आपको समझना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग आएगा उसे आप क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब इसे हम क्या कहते हैं, इससे परमाणु द्रव्यमान को हम परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी कहते हैं, क्योंकि कई बार पुस्तकों में क्या लिखा रहता है, परमाणु द्रव्यमान न लिख करके उसे द्रव्यमान संख्या के कई तरह लिखा होता है या तो इसे परमाणु भार के रूप में भी लिखा होता है और इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बेटा, जैसे कि आपने बोला कि परिभाषा में बोला कि इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, A से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि परिभाषा के अनुसार से फिक्स हो गया कि अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालने बोलता है तो आपके पास एक फॉर्मूला तैयार होकर के आ जाता है, A = P+N, अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। यस, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, कि प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो आप P के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर Z लिख सकते हैं। अब देखिए, फिर हमने जाना था कि परमाणु उदासीन अवस्था में होता है। तो जब परमाणु उदासीन अवस्था में होता है तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए आप यहाँ पर P की जगह पे फिर से क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 अलग अलग सूत्र है। वास्तव में कोई अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही फॉर्म में, बट लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इस प्रकार से आप जो भी फॉर्मूला परमाणु क्रमांक से रिलेटेड देखें या फिर परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड देखें, ये सारा का सारा आपका हेल्प करता है, किसी न किसी प्रकार का न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करता है। अब देखिए, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ताकि हमको ये पता चला कि बच्चे जो हैं हमारी बातों को समझ रहे हैं, उनको पढ़ाई अच्छा लग रहा है, हमारे हेल्प ले रहे हैं।
तो बेटा कभी भी आपको इन फ्यूचर ज़रूरत हो, किसी भी टॉपिक की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम बहुत ही अच्छी तरीके से और मज़े लेकर के आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ाऊँ तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।